आज का मेरा जो मौजू है उसको हम कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको एक नई रोशनी में, एक नए एंगल के साथ आज मुझे डिस्कस करना है। हम बात करना चाहते हैं आपकी अहमियत की, आपकी सेल्फ़ वर्थ की। हमारी कंडीशंस, हमारा एनवायरनमेंट, ख़ास तौर पे हम जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो या प्रोफेशन हो, काफ़ी हद तक हमारे सेल्फ़ इमेज को शेप करती हैं। यानी बहुत कम हमारा अपना पार्ट होता है, इनकी तरफ से आने वाली फ़ीडबैक कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली हमारे सेल्फ़ इमेज को शेप करती हैं। अब अपनी सेल्फ़ वर्थ पे यकीन कैसे रखा जाए, और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ कमी, कुछ गैप्स देख रहे हैं कि भाई मुझे अहमियत नहीं मिलती या मैं अपने आप को अंडर वैल्यू करती हूँ या करता हूँ, तो अपने अंदर चेंज कैसे लेके आएँ। जब आपको ये एहसास हो गया है कि यू नीड टू सेट बेटर बाउंड्रीज़, तो उसको कम्युनिकेट कैसे करें। कई दफ़ा हमारे लिए, क्योंकि ये फ़िनोमेना इतना नया है कि मैं अपनी अहमियत का इजहार कैसे करूं। कल्चरली हमें सिखाया जाता है कि अपने आप को बहुत अहम समझोगे तो इसका मतलब है तुम्हें बहुत ज़ोम है, इसका मतलब है तुम्हें बहुत अकड़ है, यू आर एरोगेंट। लेकिन कौन सा वो तरीका है जिसके अंदर हम मॉडरेटली, ना सिर्फ हमें अपनी सेल्फ़ वर्थ का पता हो, बल्कि हमें वो तरीके भी आते हों जिससे हम इसको कम्युनिकेट कर सकें अपनी फैमिली और अपने वर्क प्लेसेस में। सो वी हैव द परफेक्ट पैनल फॉर दैट। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरीरा कादरी, हु इज़ अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल। आई एम सो हैप्पी टू हैव हर विद अस। शी इज़ एक्सेलेंट इन व्हाट शी डज़ एंड स्पेशली बिकॉज शी फोकसेस ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। थैंक यू बरीरा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा आसिफ अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, पर्सनल ट्रेनिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं, तो आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फ़रा, डॉक्टर फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। नहीं, सारा हमारे साथ मौजूद हैं। आई जस्ट कंफर्म विद दैट बिकॉज अचानक से मेरे ग्रुप ने मुझे बताया है कि वहाँ पे कुछ हो चुका है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि मुझे प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। शुरुआत करते हैं बरीरा के साथ। बरीरा, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे ये बताइए कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में एक पहला सवाल यही होता है ना कि शुरुआत होती है करियर्स की आपके इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू में जहाँ आपके पास कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, इंसाइट है, उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करें। वो क्या एनर्जी होगी जिससे आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे, लेकिन आप अपनी अहमियत, अपने एक्सपीरियंस को भी डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। First of all, thank you so much for inviting me. I think it's important कि when it comes to communication, आपको पता हो कि who you actually are, what are your skills, what are your strengths. The more you know yourself, the better you actually connect with others. Mostly it happens कि हम over confident तब हो जाते हैं जब हमें अपनी skills या अपनी worth का अंदाज़ा नहीं होता। जितना आप अपने आप को जानेंगे, you will be able to actually connect with others in a better way, in a more humble way. अच्छा, ह्यूमिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है? कई दफ़ा ह्यूमिलिटी में तो हम मुरव्वत में मारे जाते हैं। अगर ये सवाल मैं सारा आपसे करूं कि मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्किल्स क्या है, लेकिन आप कुछ लोगों को देखेंगे वो सटली हर बात में अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेहनत, उन्होंने कितना काम किया, कितना कंट्रीब्यूट किया, इसको बार बार रीइटरेट करते रहते हैं। और कुछ जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो समझते हैं यार शायद बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं लोगों को एहसास दिला रहा हूँ, और वो फिर बेचारे प्रोफेशनल रेस में पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें सारा? आई गेस इस चीज़ को बैलेंस इस तरह से करना चाहिए कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा भी ना बोले, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टूपिड या इडियट लग रहे होते हैं। प्लस जो कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो उस हिसाब से होते हैं, जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आप इसको बैलेंस करें, जहाँ आपको लग रहा है ज़रूरत है, जहाँ आपने अपने बारे में लोगों को बताना है, वहाँ आप इस चीज़ को बताओ। जहाँ आपको लगता है कि भाई सबने मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी देखी हुई है, सब मुझे जानते हैं, वहाँ पे आप अपने बारे में बहुत कम बताओ। अच्छा, लेकिन मर्दों और ख़वातीन में सारा तुमने क्या फ़र्क देखा है? मैंने देखा है कि मर्द छोटा सा भी काम करते हैं ना किसी प्रोजेक्ट में, तो उसको एम्पलीफाई बहुत करते हैं। ख़वातीन बेचारी मुरव्वत में पीछे पीछे रहती हैं, उन पे काम का बोझ भी डाला जा रहा होता है। किसी प्रोजेक्ट में उनको कहा जाता है कि आपने करना है, अनसेड रूल होता है कि ये काम वो करेंगी, लेकिन वो अपने आप को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? अच्छा, उनके लिए मेरा यही मशवरा है, बिकॉज मैं भी ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे लगता है मैंने कोई चीज़ बहुत अच्छी की है, मैंने कोई विन ली है, तो मैं सबसे वो चीज़ एक्नॉलेज करवाती हूँ कि जो ये वाला काम हुआ है ये मैंने किया है। ऐसा नहीं कि मैं चुप करके बैठी रहूँगी, नहीं। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ हासिल किया, आपने कोई अच्छा गोल अचीव किया है, आप अपने मैनेजर से बात करें, आप अपने बाकी सारे कलीग्स को बताएं कि भाई ये वाली चीज़ मैंने की है। उसका क्रेडिट किसी और को कभी भी मत लेने दें, कभी भी मत लेने दें।
बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर जो लोग क्रेडिट ले रहे होते हैं वो हो सकता है पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में हो। ये सवाल अगर आसिफ साहब मैं आपके पास लेके आऊँ, होता ये है कि आपके बॉस ने आपसे कहा कि एक प्रोजेक्ट को लीड करो, उसकी प्रेजेंटेशन बनाओ, और इवेंचुअली जब वो एग्जीक्यूट होता है या उसके लिए कंपनी एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है, प्रमोशन मिल रहा होता है या कोई अवार्ड आपको दिया जा रहा होता है, तो वो आम तौर पे आपके बॉस के नाम हो जाता है और वो एक फ्लीटिंग जुमले में कह देता है कि जी मैं इसका क्रेडिट शेयर करता हूँ अपनी टीम के साथ। आपकी विजिबिलिटी कम होती है। ये बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स की जो सेल्फ वर्थ है उसको एक झटका लगता है, उसको ठेस पहुंचती है, उनको लगता है यार मेहनत सारी रायगा गई, मुझे तो कोई क्रेडिट भी नहीं मिला, विजिबिलिटी भी नहीं मिली। तो पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ वर्थ, इसका क्या आपस में रिलेशनशिप है, इसको कैसे नेविगेट करें? जी, अस्सलाम वालेकुम सित्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू सच एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन एंड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ना वो स्टार्ट करूँगा। हम लोग आजकल जो है वो इकबाल को बहुत जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बेशक। ठीक है। अब आप जो एक आपका जो कंपैरिजन जिस चीज़ के ऊपर आप कह रहे हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ वर्थ और गेटिंग नोटिफाइड, एक चीज़ ज़हन में रखें, अंग्रेज़ी की बड़ी एक खूबसूरत कहावत है जो अभी डॉक्टर साहिबा ने सारा ने जो है वो चीज़ को की, बट द नेल दैट स्टिक्स आउट गेट्स हैमर्ड। ठीक है, तो वो बहुत ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे होंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें फिर आपके ऊपर उस तरह से लोड भी हो रही होंगी। जितना चीज़ें जो है ना वो एवरीथिंग, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बकरी बहुत ज़्यादा मैं करती है और वो उसके बाद फिर जो उसके साथ गुजरती है उस बेचारी के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बट यस, आई डू एग्री, पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप को रिकग्नाइज करवाना इज समथिंग डिफरेंट एंड इट इज नो विजिबल होती है। अच्छा आसिफ साहब, इसकी शुरुआत कैसे होती है? कई दफ़ा आपकी बात को अगर मैं दूसरा पहलू इसका देखूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हाई विजिबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, जो अपने लिंक्डइन स्टेटस भी डाल रहे होंगे, बाकी सोशल मीडिया से भी प्रचार कर रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो, ये हम नहीं कह सकते, उनकी शायद विजिबिलिटी तो है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बहरहाल कम होता है। वो अपनी जो वर्थ है उसको एसोसिएट कर रहे होते हैं ब्रांडेड चीज़ों से, विजिबिलिटी से, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन से। ये सवाल अगर मैं बरीरा तुम्हारे पास लेके आऊँ, किसी ने बड़ी अच्छी बात ये की थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज़ इज़ द डिज़ायर फॉर अदर पीपल्स अफेक्शन, कि मुझे सब लोग पसंद करें, सब मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखें। यही तो हो रहा है हमारी यूथ के साथ अब, कि उनको लगता है कि जब तक सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं आएंगी, इंगेजमेंट नहीं आएगी, लोग उसको शेयर नहीं करेंगे, उनको अपनापन खाली लगता है, खोखले लगते हैं वो अपने आप को। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. This is called discomfort with your own self. You don't feel comfortable in your own skin. I would again say the similar thing because you don't know your own worth. I think this happens because you need validation from others because आपको अपनी worth का अंदाज़ा नहीं होता. So you connect yourself with the external world more than the world which is inside you. So आपको अगर अपनी worth का पता हो, अपनी self respect का पता हो, so you'll be able to actually develop the comfort within your own self. ये बहुत important है and I think this is something जो कि आपने बहुत rightly point out किया कि हमारी current generation में बहुत ज़्यादा, because they have grown up seeing social media around them. तो वो लोग उसी से कनेक्ट करते हैं. अब लाइक जो हमारी जनरेशन है उसके सामने ये सारी चीज़ें आई थी, तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. हमने अपने आप से भी कनेक्ट किया, फिर हमने कनेक्ट किया विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस कि आप अपने आप से भी कनेक्ट करो एंड देन यू कनेक्ट विद द लिंक्डइन, सोशल मीडिया एंड अदर साइट्स. सो अभी तक की गुफ्तगू में हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए, मॉडरेशन में होनी चाहिए, अपना क्रेडिट आप दूसरों को ना लेने दें, एक हेल्दी विजिबिलिटी मेंटेन करें. लेकिन हेल्दी विजिबिलिटी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका कोई हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट इनटू द निटी ग्रिटीज़ ऑफ इट कि आप अपनी सेल्फ वर्थ किन चीज़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे उसको नरिश कर सकते हैं. हमने कहा कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की अगर ज़रूरत से ज़्यादा नीड पड़ती है तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हैं.
आपकी सेल्फ वर्थ या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, हम साइकोलॉजिकल लेबल्स इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाना नार्सिसिस्ट है, फ़लाना बहुत बॉसी है, फ़लाना बहुत इनसिक्योर है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है। अगर आप इन तमाम लेबल से हट कर एक्चुअली देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया कि कुछ लोग ईजी टू बी विद हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ, चाहे वो आपके घर में हो या आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो, जो आपको एनर्जी ज़्यादा आपसे ले रहे हैं बजाय इसके कि आपको इनरिच करने के, आपकी सेल्फ वर्थ नीचे जाएगी ही जाएगी। देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशनशिप बिटवीन हाई कॉन्फ्लिक्ट पीपल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स एंड लो सेल्फ इस्टीम। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। सारा, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। कई लोग अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिफ़िकल्ट सास है या डिफ़िकल्ट बॉस है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ दैट आई विल बी एबल टू हैंडल इट। वी डू नॉट रियलाइज़ कि ऐसे हाई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामा है, जहाँ बहुत ज़्यादा विक्टिमहुड है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल इरोड कर देती है। आपकी क्रिएटिविटी नीचे चली जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग सलाहियत नीचे चली जाती है। इसको रिकग्नाइज़ कैसे करें? ठीक है, अच्छा, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मेरी खुद भी लाइफ में मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग इफ़ यू थिंक कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉस को उस चीज़ पे मनवा लोगे कि आपने बहुत अच्छा और बहुत बेहतर काम किया है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहो, आप देखते रहो कि अगला बंदा आपकी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन ये सिर्फ एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। जब आपको फील होने लगे कि आपकी 100% एफर्ट्स भी जो है वो नेक्स्ट पर्सन के दिमाग में या दिल में 1% भी चेंज नहीं ला पा रही है, तो आपको उस एनवायरनमेंट से क्विट कर जाना ही ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी यूथ या मैं अपने बारे में भी बात करूँ तो हम 200% दे रहे होते हैं एक चीज़ के लिए, और हम ट्राई कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि नहीं हमें अप्रिसिएशन भी मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, और हम अपनी ही एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अगर आपको एक पॉइंट पे आके फील हो जाए कि नहीं अभी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है, यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन भी सेट कर सकते हो कि आपने इतने टास्क को करना है, और अगर इसके बाद भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो आपने उस जगह से लीव कर जाना है। यानी अपनी एक मेंटल टाइमलाइन, कुछ बेंचमार्क्स बनाने ज़रूरी हैं। हम कई पहले प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं कि आप अपने वक्त और अपनी मेहनत की कदर खुद करते हैं और करना सिखाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे सेल्फ वर्थ के हवाले से? सिद्रा, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक बहुत अच्छा है। देखें, इंसान को जैसे जैसे इंसान स्किल्ड होता है और इल्म हासिल करता है या जैसे नॉलेज होता है, इंसान को कॉन्फिडेंस आता है जी। और इल्म, देखें, शुक्र करें ना तो अल्लाह ताला और आपको देता है। इल्म का शुक्र है आजिज़ी। अगर आपके अंदर आजिज़ी नहीं आती तो आपका इल्म आगे नहीं बढ़ता। तो इंसान जैसे इल्म वाला होता है उसको इल्म एब्जॉर्ब करना सिखाता है इंसान को, फिर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये चीजें बंदा लेकर चले। जितने जैसे जैसे जो लोग स्किल्ड होते हैं, इल्म वाले होते हैं, थोड़ा खामोश होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की राशिद, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आसिफ साहब, आपके पास इसी बात को लेके आती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा डिलेमा यही है कि जो इल्म वाले लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, वो सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो अपने आप को ओवर थिंक कर रहे होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंसाइट नहीं है, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को बड़े वसूख के साथ कहता है और लोगों को मनवा लेता है। क्या आप यही दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम विद एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी? आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें बेसिक आइडिया ये है कि हर एक को ना अपना अपना किरदार और रोल प्ले करने की ज़रूरत है। बीइंग लाउड डज नॉट मीन दैट यू आर ऑलवेज राइट। ऊंचा बोलने का या अपनी बात मनवा लेने का हुनर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ठीक हैं। चैलेंजेस फेसेस होते हैं, हर चीज़ जगह पे आती है। अब जैसे हमने गुफ्तगू जब स्टार्ट की तो हमारा द थिंग वाज कम्युनिकेशन। अच्छा, की टू कम्युनिकेशन इज लिसनिंग, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। हमारी मिन हैसुल कौम सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है
कि हम जो है अब बोलने के लिए जो है ना वो इंतजार कर रहे होते हैं कि मुझे बोलने की बारी कब मिलेगी, rather than listening to what the other person has to say, absorb it, analyze it, और उसमें से आप अपने लिए lessons learn करें। बिल्कुल सही। इसलिए आसिफ साहब, अगर जो आप कह रहे हैं उसको मैं बरीरा के पास लेके आऊँ, बरीरा, आप किसी की गुफ्तगू में, रवैये में ये सुन पा रहे हैं कि वो आपको अहमियत नहीं देते या उनकी नज़र में आपकी वर्थ बहुत कम है, तो फिर इस रियलाइजेशन के बाद अगर मैं अपने अंदर तब्दीली लाना चाहती हूँ, मैं अपने जो उस बंदे के साथ मेरा बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, उसको बदलना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क आना चाहिए? मेरे वर्बेटम में, मेरी वोकैबुलरी में क्या फ़र्क आना चाहिए? I think this is so amazing to learn this, and it took me some time as well to learn it कि कहाँ पे आपने stop लगाना है and कहाँ पे आपने realize करना है, you need to set some boundaries. So it's important कि आपके जो non-verbals हैं और आपकी जो tone है वो कैसी है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करते हैं जो बहुत फ्रेंडली है, जो हमारे साथ बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, ऑटोमेटिकली आपकी टोन बहुत हैप्पी एंड चेयरफुल होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्ट फील कर रही होती है. बट द मोमेंट यू रियलाइज़ के सामने वाला इज़ नॉट गिविंग यू द कंफर्ट, इज़ नॉट गिविंग यू द रिस्पेक्ट, द ड्यू रिस्पेक्ट, यू नीड टू रियलाइज़ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी टोन को भी उसके साथ रियलाइज़ कराएं कि यू आर नॉट समवन who can let me know कि मेरी ये वर्थ नहीं है. आप उसको एक्सेप्ट ना करें, आप बैड बिहेवियर को कॉल आउट करें. सारा ये सवाल अगर आपसे करूं कि कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, जैसे हम किसी सोशल सेटिंग में महसूस कर रहे हैं कि कोई आपसे कतरा रहा है, आपको कॉन्वर्जेशन में इंगेज नहीं होने दे रहा, आपके ऊपर बात कर रहा है, आपको इंटरप्ट कर देता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? खामोश हो जाना चाहिए, उस बंदे को कन्फ्रंट करना चाहिए, पोलाइटली इस बात को असर्ट करना चाहिए कि आप क्या कह रही हैं? दोनों तीनों कुछ सोशल सेटिंग्स का हवाला दें कि अगर फ्रेंड्स के दरमियान ये हो रहा है तब क्या करें, फैमिली के किसी फंक्शन में ये हो रहा है तब क्या करें? आपके क्या मशवरा होगा? आई गेस अगर तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है और आपका वो कंफर्ट जोन भी है, तो उसमें तो आपको डायरेक्ट ही बात कर लेनी चाहिए, उसमें आपको पोलाइटली बर्दाश्त नहीं करना चाहिए या फिर आपको चुप नहीं रहना चाहिए. लेकिन अगर आपके फैमिली सर्कल में ऐसा हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स, वहाँ शायद आप थोड़ा सा खामोश रह सकते हैं और आप आफ्टर दैट इवेंट उस बंदे से जाके कन्फ्रंट कर सकते हैं कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस विद मी. लेकिन अगर आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है, अगर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उस बंदे को साइड पे ले जाके कन्फ्रंट कर सकते हैं या फिर आप उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. आप शट अप कॉल डायरेक्ट दे सकते हैं, वरना लोग आपको बहुत लाइट लेना स्टार्ट कर देंगे. बिल्कुल सही. अच्छा आसिफ साहब, यही चीज़ अगर पार्टनर्स के बीच में होने लगे, कई दफ़ा बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द भी इस बात की शिकायत करते हैं कि दुनिया नहीं, मेरा जो सबसे करीबी शख्स है, यानी मेरा जो शरीक हयात है, वो ही मुझे पुट डाउन करता है, वही सोशल सेटिंग्स में भी और तन्हाई में भी मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मैं इनफ नहीं हूँ और मेरी हद तक इज़्ज़त होती है, मेरी सेल्फ वर्थ को धक्का लगता है. ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? यहाँ पे जो फरा ने शेयर किया ना सिद्रा, दैट वाज वेरी मच करेक्ट कि एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन के अंदर बैठें और रियलाइज करवाएं कि दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू कैन बी एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. मैं हर दफ़ा जो है आई गेट इम्पैक्टेड एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी. मेरा अपना इमेज जो है वो भी हिट होता है एंड दैट शुड नॉट बी द केस, because it's gonna ultimately destroy the relationship that is between those two persons. दो लोगों के दरमियान जो वो ताल्लुक है वो उस चीज़ को ख़राब कर देगा, क्योंकि अगर खामोश रहेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे और जो अल्टीमेटली वो एक कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा. देखें, ताल्लुक के पौधे को जब तक आप पानी देते रहेंगे वो पौधा ग्रो करता रहेगा और उसकी बेसिक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन एंड ओपन हार्टेडली कम्युनिकेशन, जो कि दोनों पार्टीज इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज द की टू मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप. अच्छा, अब तो मुझे लगता है आसिफ साहब बहुत तब्दीली आई है, लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन क्वेश्चन कर रही हूँ, ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड होगा, दिस इज़ नॉट मेंट एज एन अटैक ऑन मैन, लेकिन क्या मर्दों को ये रियलाइज़ होता है कि कभी कभार उनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही है? यानी अब मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स को देखा है सोशल सेटिंग्स में, जिस तरह वो एक फ़ेक किस्म के खौफ का कि जी मेरी बीवी की तो बड़ी दहशत है, या घर के किसी और मौजू को मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हैं. क्या वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अपनी पार्टनर की सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं?
देखिए, this does happen at times, but यहाँ पे कई दफ़ा many a times इस कम्युनिकेशन के दौरान या इस डिस्कशन के दौरान वो सब रियलाइज कर रहे होते हैं कि दिस इज फन फॉर द सेक ऑफ फन ओनली, बट अल्टीमेटली ऑन द अदर एंड वी डू हैव टू रियलाइज कि once the partners जो है the better halves come into communication और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो nobody knows कि किसकी कम्युनिकेशन को या किसके वर्ड्स को लिटरल लिया जा रहा है, किसको फॉर द सेक ऑफ, किन वर्ड्स को फॉर द सेक ऑफ फन रियलाइज किया जा रहा है और वो किस तरह आगे से डिलीवर हो रहे हैं। सही। तो और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? हो सकता है आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट किया हुआ हो कि ये उनका एक टची या सेंसिटिव पॉइंट है। मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, कई ख़वातीन अगर पोस्ट प्रेगनेंसी उन्होंने वेट पुट ऑन किया हुआ है एंड द हस्बैंड एंड वाइफ हैव एन इनसाइड जोक अबाउट इट, अगर आप इसको सरेआम या एक सोशल सेटिंग में फैमिली के सामने उसको टोकेंगे या इस पे बात करेंगे तो यकीनन उसकी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, एट टाइम्स बरीरा, जैसे हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि इसको कॉल आउट करें, इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन करें, अक्सर ख़वातीन को और मर्दों को भी जब वो इस तरह के बिहेवियर को कॉल आउट करते हैं ये सुनने को मिलता है कि नहीं नहीं तुम ज़्यादा सेंसिटिव और मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मजाक था। फिर क्या करना चाहिए? आई थिंक आसिफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू बी सेंसिटिव एंड टू बी हाइपर सेंसिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स एज वेल। सो यू एक्चुअली गेट अ क्लैरिटी कि ये वो मेरे पॉइंट्स हैं जिस पे आई थिंक देयर शुडंट बी एनी आर्ग्यूमेंट। सो मेरे लिए कोई चीज़ अगर ऐसी है कि मैं उस पर सेंसिटिव हो जाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी हो जाएंगे, बट हो सकता है कि आपके लिए कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों जिस पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं और मैं उसको कम्प्लीटली नॉर्मल लेती हूँ। सो आई थिंक कि जब वो क्लैरिटी आ जाएगी दोनों के बीच, सो यू फील के हाँ ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉर्मल। फॉर एग्जांपल मेरे अपने कम्युनिकेशन में आई often use sorry and thank you. So a lot of my friends say that there shouldn't be any sorry and thank you in friendships. I feel like it's very important in any relationship. Style. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, सारा ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी सिंस वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पार्टनर्स, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। कई दफ़ा ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि अगर कोई तीसरा शख्स यानी फैमिली का कोई शख्स है, कोई आउटसाइडर है या फिर आपके हस्बैंड की वालदा यानी आपकी सास, अगर आपके किसी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट को, किसी बात को पब्लिकली डिस्कस करें और आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे हिट महसूस हो, तो यहाँ तो हम बात करें ना कि ख़ुद उस चीज़ को पहले एड्रेस करें, उसके बारे में बात करें, लेकिन कई ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि माय हस्बैंड शुड टेक अ स्टैंड फॉर मी। ये ख्वाहिश, ये एक्सपेक्टेशन आपके ख़्याल में नॉर्मल है? और अगर आपका हस्बैंड आपकी सेल्फ वर्थ के लिए स्टैंड नहीं ले रहा, तब ऐसी सिचुएशन में खातून को क्या करना चाहिए? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंसी नहीं हूँ, बट येस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स जो ये सब चीज़ों से सफ़र कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी सास आपकी किसी चीज़ को हिट करिए तो वहाँ हस्बैंड को स्टैंड लेना ही चाहिए। इसमें कोई ना का ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। उनको स्टैंड लेना चाहिए, बट बहुत पोलाइटली उस टॉपिक को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपनी मदर को भी थोड़ा सा बुरा फील करा के बंद कर रहा है या अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। उसको बैलेंस करके बड़े तरीके से उस टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि दोनों को बुरा मत लगे। और फिर सेपरेटली वन ऑन वन डिस्कशन अपनी मदर के साथ करनी चाहिए कि इन टॉपिक्स के बारे में आप कहीं पर भी मेरी वाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, तभी थोड़ा सा बैलेंस वाला माहौल और थोड़ा पॉजिटिविटी वाला माहौल बना रहेगा। बिल्कुल सही। तो ये बाउंड्रीज सेट करना दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है और दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सोशल सेटिंग क्यों ना हो। अच्छा जी, बात हो रही है सेल्फ वर्थ की। अभी तक के हमारे पैनल ने कहा कि अगर आपको कोई बात गिरा गुजरे, कोई बात अच्छी ना लगे या आपकी बाउंड्रीज़ को लांघा जा रहा हो, आपको डिसमिस किया जा रहा हो एंड इट फील्स लाइक अ हिट टू योर सेल्फ वर्थ, तो इन चीज़ों को एड्रेस करें पोलाइटली, असर्टिवली येट फर्मली। लेकिन एक सिचुएशन जो मुझे डिस्कस करनी है, आसिफ साहब ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि अगर आप पोलाइटली चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं, उनको डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आगे वाला कोई हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी है और वो मामलात को इतना एस्केलेट करता है कि आपके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाएं कि आप या तो काउंटर एग्रेशन में जाएं या खामोश हो जाएं। दोनों ही सिचुएशन सोशली आपको ऑकवर्ड बनाती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल सिनेरियो हो।
तब क्या करना चाहिए? वो लोग जो बात सुनने के मुताहमिल ही नहीं हैं, आपने कई दफ़ा इश्यूज़ को उनके साथ एड्रेस करने की कोशिश की एंड दे हैव अ पैटर्न ऑफ एस्केलेटिंग थिंग्स, तब क्या किया जाए? इसमें the only thing that you would do, जो मैं in the past practice भी करता रहा हूँ, is just क्या पॉइंट पे हमारा कनेक्शन टूटा है कि आसिफ साहब की बिल्कुल बात कहानी पे पहुंची थी? सारा, वुड यू वांट टू कंटिन्यू? आप बताइए कि क्या किया जाए जब अगला बंदा हाईली एस्केलेट करता हो, ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट में आपको पुल कर लेता हो, कैसे एड्रेस करें तब इश्यूज़ को? अच्छा, दोनों कनेक्शंस ही डाउन हो गए। बरीरा मेरे साथ है, बरीरा से सवाल कर लेते हैं। जी बरीरा। इन माई सिचुएशन आई यूजुअली, फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली बहुत लाउड हो जाते हैं। आई एम समवन कि मैं लाउड नहीं होती, सो इन दैट सिचुएशन आई ऑल्सो सजेस्ट एवरीवन दैट यू नीड टू एक्चुअली स्टे काम, बिकॉज जनरली लोग ये इसलिए करते हैं ताकि आप ट्रिगर हो जाएं। हाँ। अगर आप उस वक्त ट्रिगर हो जाएंगे और आप अपना रिएक्शन शो कर देंगे तो वो बेसिकली आपको इसी तरह से शो करेंगे कि आप यू आर द वन हु इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द ऑल ड्रामा। आई फील कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अगर कुछ इमोशनली बात कर रहे हैं तो आप कोई ऐसी बात कर गुजरेंगे कि पूरा का पूरा इशू जो है ना वो आपकी वोकैबुलरी पे, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स पे, किसी और बात पे मूव कर जाएगा। सो इट इज़ डेफिनेटली अ टैक्टिक, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक जिसमें लोग इस इशू को दबाना चाहते हैं। आसिफ साहब, आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहें, व्हाट्स योर वे ऑफ डीलिंग विद इट? इसका तरीका यही है कि अगर तो आप इफ यू आर सिटिंग इन अ कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, यू जस्ट थोड़ी देर के लिए कीप योर काम, कीप योर कंपोजर, कीप योर सेल्फ, बिकॉज डेफिनेटली एक चीज़ हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि हर बच्चा खुदा की फितरत पे जुदा पैदा होता है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी वो सेम नहीं होते। यू आर यूनिक इन योर ओन वे। ऑल यू हैव टू डू इज रियलाइज दैट, फाइंड आउट आपकी यूनिकनेस कहाँ पे है और आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग और वैलिड है वो कहाँ पे है। जब आप इस चीज़ को आप सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं तो देन whatever the situation is, उसको हैंडल करना और उसको मैनेज करना आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल सही, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं किसी के साथ सारा, एंड द पर्सन इज अनविलिंग टू लिसन टू यू, टू एड्रेस द इश्यूज, और जब जब आप उस बात को उठाती हैं तो एक लड़ाई हो जाती है, बात को एस्केलेट किया जाता है, लेकिन इशू का सल्यूशन नहीं निकल रहा। तो आपका मशवरा क्या होगा? मेरे ख्याल से तो आपको एक अच्छा बेहतर पॉइंट या टाइम देखना चाहिए जहाँ पे वो बंदा आपको लग रहा हो सुनने की उसमें है, और आपको बहुत पोलाइटली, लाइक डायरेक्टली बात स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत पोलाइटली कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए डिफरेंट टाइमिंग्स पे, ताकि उसको थोड़ा बहुत रियलाइज हो कि अगले बंदे को ये चीज़ बुरी लग रही है। और आफ्टर दैट जब वो आपके 5-6 पॉइंट्स या बातें रखने के बाद वो आपसे उस चीज़ के ऊपर आ जाएगा बात करने के लिए कि आपको ऐसा क्या बुरा लगा। और यस, आपको अपने वर्ड्स बहुत वाइजली चूज़ करने चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल सही। बरीरा, आप क्या कहेंगी कि हमारी सेल्फ वर्थ अगर किसी भी हादसे या लाइफ एक्सपीरियंस के बाद बहुत टूट गई है, मिसाल के तौर पे मैं देखती हूँ अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपका कोई आइडिया रिजेक्ट हो जाए, आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, चाहे वो शादी हो यू नो और एनी अदर सिचुएशन, लोग उसके बाद अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत बड़ी हिट महसूस करते हैं। अपने आप को रीबिल्ड कैसे किया जाए? You need to give constant reminder to yourself that you're strong and you're able to overcome that situation. You know, कोई और नहीं आएगा आपको आपकी सेल्फ वर्थ बताने के लिए, स्पेसिफिकली आपके क्लोज वन ऑलरेडी इन दैट सिचुएशन आपके अगेंस्ट होते हैं। सो यू आर द वन हु एक्चुअली यू नीड टू बिकम अ मोटिवेशन फॉर योर ओन सेल्फ। दिस हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर नहीं देंगे तो यू विल एक्चुअली बिकम समवन who doesn't want to do anything and you just want to actually pack yourself in a box. इसका मतलब है वो एक्सपीरियंस से या दूसरों की राय से आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। यू ऑल्सो स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ थ्रू दैट रिजेक्शन, थ्रू दैट एक्सपीरियंस कि यार मेरे साथ लाइफ में बुरा हुआ तो या तो आप विक्टिम बन जाएंगे या आप बिटर हो जाएंगे। आसिफ साहब, आपका मशवरा क्या होगा कि अगर लाइफ के किसी भी इम्तिहान में सबसे ज़्यादा चोट आपकी सेल्फ वर्थ को लगी है तो अपने आप को रीबिल्ड कैसे करें?
इसका सिद्रा एक बड़ी पुरानी टेक्निक है। हम लोग मैं अपने अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऑनेस्ट जो है ना अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट होता है SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जी या तो मैं ये कहता हूँ उन सबको ये समझाता हूँ कि देखें, स्ट्रेंथ्स तो वो हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जो आप मैनेज कर सकते हैं। वीकनेसेस आपकी वो हैं जहाँ पे आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि द मोमेंट यू रियलाइज योर वीकनेस, और जैसे ही आप उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बिल्कुल सही। फाइनली यही पॉइंट सारा आपके पास लेके आना चाहूँगी, योर एडवाइस टू पीपल जो इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड कर रहे हैं या मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में सिचुएशन से बहुत दफ़ा गुजरी हूँ। मैंने भी ऐसा क्वेश्चन एक सीनियर बंदे हैं सलीम गौरी साहब, शायद आपको आइडिया हो उनका, नेटसोल के CEO है, मैंने उनसे सेम क्वेश्चन किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपने अपने आप को दोबारा से कॉन्फिडेंस लेके आना, अपने अंदर दोबारा रीबिल्ड करना है, तो होता है ना कि बच्चा एक छोटे से स्टेप्स ले रहा होता है अपनी कामयाबी की तरफ। बिल्कुल। आपका अगर बहुत बुरा टाइम चल रहा है तो आप उधर ही बैठ जाओ, आप वो स्टेप्स मत लो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा खुद को सेल्फ रियलाइज कराओ कि आप कितना ज्यादा पीछे से आगे चल कर आए हो। एब्सोल्युटली, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट सारा, कि इसको बिल्कुल विजुलाइज करने के लिए ये सोच लीजिए कि आपकी सेल्फ वर्थ आपके पैर पे चोट की तरह है। आपको चोट लगी, आप एकदम भाग नहीं सकते, आप थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, थोड़ा सा हीलिंग टाइम देंगे, फिर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बरीरा, सारा और आसिफ साहब मौजूद थे। वी हैड अ फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।